क्या आप गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं या गिरफ्तार हो गए हैं? सुनिए धन से हमारी पॉडकास्ट सीरीज। वेलकम टू द ब्लैक एंड वाइट लॉ मीडिया स्पेशल मीडिया रूम। मैं स्वागत करता हूं अपने देशवासियों का। हम अपने पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूं अपने रिसर्च टीम और अपनी मीडिया टीम की तरफ। आपराधिक मामले में गिरफ्तारी का सच। चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी। सच्चाई तो ये है कि भारत में जाने अनजाने कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। न कोई संगीन जुर्म किया, सिर्फ इसलिए पहुंच गए कि उन्हें कानून की सही जानकारी नहीं थी। थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाने वाला डेटा मैं देता हूं आपके सामने। कानून की किताबों में 7,305 जुर्म हैं, जिसमें से 5,333 जुर्म पे जेल हो सकती है, आप अरेस्ट हो सकते हैं। 433 केस ऐसे हैं, जुर्म ऐसे हैं जिस पे उम्र कैद हो सकती है। 622 केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर 6 से 10 साल की सजा हो सकती है। आपराधिक मामले में गिरफ्तारी का सच। 301 अपराध के मामलों में सजाए मौत भी हो सकती है। गिरफ्तार होने के लिए कोई संगीन जुर्म करना ज़रूरी नहीं है। कई बार आप ऐसे लीगल वायलेशंस भी हो जाते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता है कि जो एक्शंस आप करने जा रहे हैं उसकी वजह से एक सीरियस लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और आप अरेस्ट हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे किसी महिला को स्टॉक करना ऑनलाइन, कंपनी का डेटा, एम्प्लॉयमेंट का डेटा अनऑथराइज रूप से किसी को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और कोई एक सोशल मीडिया पे किसी तरह से कुछ एक ऐसा कंटेंट अपलोड करना जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाएं या देश के अगेंस्ट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई स्पीच अपलोड कर दी, तो वैसी चीज़ों में आप बिना जाने अनजाने आपके ऊपर एक वारंट कट सकता है और आप अरेस्ट हो सकते हैं। हमारी ये सीरीज़ इस चीज़ को आपको अवगत कराएगी कि आपको अरेस्ट होने के क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, पुलिस के क्या अधिकार हैं, किस कंडीशन में अरेस्ट हो सकते हैं और कानून के क्या प्रावधान आप ले सकते हैं, और साथ में बेल की प्रोसीजर क्या है, कैसे बेल्स मिलती है। साथ साथ हम आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी बताते जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी बताते जाएंगे आसान शब्दों में। जब हम बात करते हैं अरेस्ट की या गिरफ्तारी की, तो कानून के नज़र में गिरफ्तारी के क्या पर्पस हैं? इसके लिए सिर्फ 3 पर्पस हैं जिसके लिए अरेस्ट ज़रूरी है। पहला, कोर्ट के समक्ष में अभियुक्त को प्रस्तुत करना, एक। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करवाना, यानी कि आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सके, या किसी जो अपराध हो चुका है या किसी अपराध की या संभावना है। तीसरा, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है समाज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना कि अभियुक्त या कन्विक्ट आज़ाद नहीं घूम रहे हैं अपराध करके और उन्हें कानून की गिरफ्त में लिया गया। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं इसी के ऊपर। लापरवाही से गाड़ी चलाकर दूसरों की जान खतरे में डालना भी एक आपराधिक अपराध है। एक उदाहरण सुनिए। जून 2025 के महीने में नोएडा में गौतम बुद्ध नगर, जो दिल्ली के पास, कुछ युवकों ने सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने के लिए, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आ सकें, वो हिट हो सकें और उन्हें लाइक से हाई स्पीडिंग व्हीकल यानी कि एसयूवी से 3 एसयूवी से स्टंट किया। हाईवे के जैसे सनरूफ से बाहर निकलना, खिड़की से बाहर लटक कर डांस करना, इस तरह के डेंजरस स्टंट किए। उस स्टंट को
हाईवे के सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया। ट्रैफिक पुलिस ने इसका कॉग्नाइजेंस लिया। उसके ऊपर उन्हें मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग का फ़ाइन लगा। उसके अलावा सेक्शन 189 स्पीडिंग का फ़ाइन लगा। सेक्शन 179 डिसओबीडियंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन का फ़ाइन लगा। फ़ाइन काफ़ी हेवी थे। सेक्शन 184 पे 1,26,000 के अराउंड फ़ाइन लगा। समाज को ये मैसेज नहीं गया कि इतने ख़तरनाक स्टंट और डिसओबीडियंस करने के बाद भी फ़ाइन दे के आज़ाद छूट गए। इसके लिए नोएडा पुलिस ने एक क्रिमिनल केस दाखिल किया जिसके ऊपर उन्हें अरेस्ट किया गया। क्रिमिनल केस उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 281 के ऊपर लगाया गया, जिसमें रैश ड्राइविंग आती है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 125 के ऊपर लगाया गया इंडेंजरिंग लाइव्स ऑफ अदर, यानी कि आप अपनी हरकतों से दूसरों की ज़िंदगी, यानी कि हाईवे पे चलने वाले जो दूसरे चालक हैं, दूसरे पेडेस्टेरियन हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी और उन्हें क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया। इस पे अरेस्ट हुआ। तो सिंपल अगर आप ये कहें कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत सिर्फ मोटर व्हीकल्स का वायलेशन है, फ़ाइन से मामला सॉल्व हो गया, नहीं। इस पे कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इतने ख़तरनाक हैं, आपकी हरकतों के बदौलत आपके ऊपर क्रिमिनल केस लगते हैं। ये मैसेज मैं दे रहा हूँ ख़ास तौर से नौजवानों के लिए जो इस सोशल मीडिया की एज में ये भूल जाते हैं कि उनके कुछ कदम गैर कानूनी हो सकते हैं और उन्हें अरेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर अपराधों में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत हाईकोर्ट में भी नामंजूर हो जाती है। एक उदाहरण सुनिए। कुछ कदम ऐसे आप उठा लेते हैं जिसकी वजह से अरेस्ट हो सकते हैं और आपको बेल भी डिनाई हो जाती है। हाई कोर्ट में अगर बेल के लिए एप्लीकेशन भी डाल रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA एक काफ़ी मशहूर एक्ट है। ये प्रावधान है कि भारत की संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी को प्रिजर्व किया जाए और जो लोग भारत की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी के ऊपर ख़तरा बन रहे हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन्हें कानून सज़ा दे। एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट केस बता रहा हूँ। जुलाई 2025 दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला है। एक अभियुक्त जिसका नाम अरसलान फिरोज़ अहंगर है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू किसी एक कम्युनिटी को भड़काने के लिए और भारत के खिलाफ इमोशंस एराइज करने की कोशिश करता था। ऐसे एविडेंसेस मिले, उसको अरेस्ट किया गया। उसने अरेस्ट के लिए क्वेश करने के लिए और बेल की प्रोसेस के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट की जो बेंच है उसने डिनाई कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, जस्टिस हरीश वैद्यनाथन, दो माननीय न्यायाधीशों की बेंच थी। इन पे अभियोग था UAPA का सेक्शन 18 का। कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली अपने जजमेंट में कहा है कि UAPA की सेक्शन 18 की डिफिनेशन बहुत ब्रॉड है और सोशल मीडिया के थ्रू की गई दुष्प्रचार उनको कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा और पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी दी जाएगी। अटेम्प्ट टू इंसाइटिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा। इसमें बेल भी डिनाई होती है और ये एक लाइव एग्जाम्पल है और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो आने वाले कई फैसले जो अभियुक्त इस तरह के केसेस में गिरफ्तार होंगे, न्यायपालिका और दूसरी कोर्ट्स इस लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस लेके अरेस्टेड पर्सन को बेल डिनाई करेगी। तो बेहतर है कि आप जानकारी रखें। नवयुवक और हमारे देश के नौजवान इस बात को अच्छी तरह जान लें। हमेशा बेल नहीं मिल जाती है। आने वाली हमारी सीरीज़ ब्लैक एंड वाइट लॉ मीडिया के वेबसाइट पे हम बेल सीरीज़ ला रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग एपिसोड्स में बेल किस कंडीशन में मिलती है, किस कंडीशन में नहीं मिलेगी, हम कवर करेंगे। पुलिस के अरेस्ट करने के पावर भी कंसिडर करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अरेस्ट आपकी आज़ादी छीन लेता है।
हम अगला देखते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का एक लैंडमार्क केस है जिसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट आया। इसको सुना 7 मेंबर की जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में। मेनका गांधी एक जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया से बाहर काफ़ी आती जाती रहती थी। उनके ऊपर पासपोर्ट ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एक नोटिस आया कि आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। ये रीज़न ये है कि टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एंड इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, देश के हित में और समाज के हित में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। ये क्लियरली एक वायलेशन है पर्सनल आज़ादी, अपनी आज़ादी के लिए, जो कि संविधान द्वारा हर एक नागरिक को दी गई है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो कि संविधान का है। आर्टिकल 21 फिजिकल मूवमेंट ऑफ द पर्सन, कहीं बाहर आ सकता है, कहीं भी जा सकता है अपनी मर्जी से। सेक्शन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 जो हैं ये पर्सनल एक्सप्रेशन और स्पीच की आज़ादी देते हैं और इक्वलिटी बिफोर लॉ की आज़ादी है। इस तरह की चीज़ें हैं। ये 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 मिलके कहते हैं ये गोल्डन ट्रायंगल है। उनका पासपोर्ट तो समय उन्होंने पासपोर्ट समय कैंसिल हो गया। उन्होंने रीज़न पूछा, रीज़न भी कुछ ऐसा ही था कि इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड इंडिया आपको सरेंडर करना होगा। इसके रिस्पॉन्स में कानून की गुहार लगाई मेनका गांधी ने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया एक रिट पिटीशन के द्वारा, और यही बात अपनी रखी एज ए पिटिशनर। रिस्पोंडेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रिप्रेजेंट किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया अटॉर्नी जनरल ने। इस मामले को जब कोर्ट ने इंस्पेक्ट किया तो इसमें फ्लॉज क्या पाए। मेनका गांधी को कहीं भी प्रॉपर रीज़न बता के कैंसिल नहीं किया गया उनका पासपोर्ट, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 ये है, कहीं भी उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपना पक्ष और अपनी क्लेरिफिकेशन रखें। जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस से कोई नोटिस आ गया जिसमें क्वेश्चन किया गया कि आपकी इन हरकतों और इस लॉ के वायलेशंस पे आपका पासपोर्ट कैंसिल करने का फैसला लिया गया है, आप अपना क्लेरिफिकेशन दें। जस्ट एक कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया तो इस तरह से लिबर्टी नहीं, नेचुरल जस्ट कैंसिल कर सकते हैं नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। एंड दिस इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट। इसमें बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर हुआ कि उनका पासपोर्ट रीइंस्टेट कर दें, और ये लैंडमार्क जजमेंट आने वाले सारे केसेस के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। इवन की अरेस्ट, जो कि हमारे अगले टॉपिक्स में कवर हम करेंगे, मैं शुरू से ये चीज़ें बताता जा रहा हूँ। अरेस्ट के लिए प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस होनी चाहिए। अरेस्ट करने से पहले आपको रीज़न बताया जाए, ग्राउंड बताया जाए, ग्राउंड हो सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव कि पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी है। भारत का संविधान आवागमन की स्वतंत्रता और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी की रोकथाम की गारंटी देता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से आपको ये पता लग गया होगा कि भारतीय संविधान किस तरह मौलिक रूप से हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करता है एंड मेंटल फ्रीडम, स्पीच की फ्रीडम और इस तरह की आज़ादी को हमारे न्याय पालिका और कानून सुनिश्चित करते हैं। सेक्शन 37(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम BNSS की ये एक धारा है जिसने बड़ा ही क्लियरली कहा है किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में जब तक ये 3 में से कोई एक रीजन न हो। वैध गिरफ्तारी के आवश्यक तत्व। पहला रीजन, कोई कंप्लेंट रिसीव हुई हो। दूसरा रीजन, पुलिस के पास सफिशिएंट रीजनेबल सस्पिशन हो, मीन्स कि उसके ऊपर शक करने का एक ठोस बुनियाद हो, और या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कहीं से मिली हो, यानी कि भरोसेमंद जानकारी पुलिस को किसी सोर्सेस से मिली हो अपराध की और अपराधी की, तब जाके इन तीनों में से कोई एक फुलफिल होने पे, पूरी होने पे अरेस्ट किया जा सकता है। आने वाले हमारी जो सीरीज है उसमें मैं इस चीज पे, इन 3 बिंदुओं पे ही स्ट्रेस करता रहूंगा, क्योंकि कोई अरेस्ट हो जाता है
तो उसको डिफेंस करने के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए जब न्यायपालिका में केस जाता है तो इन 3 बिंदुओं पे ही बात होती है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, चार्जेस भी फ्रेम होते हैं और उसको डिफेंस भी किया जाता है, प्रोसिक्यूशन भी किया जाता है। उसके लिए सबूत और गवाहों की और एविडेंस मटेरियल की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से पुलिस को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यानी कि भरोसेमंद जानकारी या किसी कंप्लेंट या सस्पिशन शक होने के बुनियाद पे अरेस्ट करती है, उसी तरह से इन 3 बुनियादों पे पुलिस अभियुक्त को या आपको कोई एक नोटिस भी इशू कर सकती है कि ताकि आप उसके इन्वेस्टिगेशन का और उस अपराध के मामले में जानकारी देने के लिए आप आगे आए और आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने। ये चीज स्पेसिफाइड है BNSS सेक्शन 37(3)। यहाँ शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रतिवादी या अभियुक्त को पुलिस नोटिस के उदाहरण दिखाए गए हैं। हमने शिकायतकर्ता और आरोपी की पहचान की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड संपादित किए हैं। यहाँ पुलिस के विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायत का उदाहरण दिया गया है। विश्वस्त सूचना के बुनियाद पे अरेस्ट करने का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा हूँ। जुलाई के महीने में गाजियाबाद में एक हिज एक्सीलेंसी HV जैन को अरेस्ट किया गया। उन्होंने गाजियाबाद जो दिल्ली के नजदीक एक जिला है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो कि पॉश बिल्डिंग है, उसमें एक एम्बेसी चालू कर दी। वो एम्बेसी एक ऐसे देश की एम्बेसी बताई जो देश अभी विश्व के नक्शे में है नहीं। उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, झूठी सच्ची तस्वीरें जो एडिट करके बड़े बड़े प्रधानमंत्री और देश के नेतागणों के साथ लगाई, गार्ड्स रखे, सारी इम्पोर्टेड गाड़ियां रखी, उसके ऊपर एम्बेसी की नंबर प्लेट लगाई और उसके बाद से लोगों को ठगना चालू किया। उस देश में आपका इमिग्रेशन करा देंगे और जॉब देंगे, आप कुछ पैसे जमा कर दें। ये एक जॉब स्कैम था जो एक झूठी एम्बेसी की आड़ में इन्होंने चालू किया। सामूहिक धोखाधड़ी जैसे अपराधों की विश्वसनीय जानकारी के कारण गिरफ्तारी। इस देश का नाम उन्होंने बता रखा था वेस्ट आर्टिका, जो अंटार्कटिक वैसे एक पूरा बर्फ से ढका हुआ प्रदेश है जहाँ कोई रहता नहीं है, सिर्फ रिसर्च के साइंटिस्ट जाते हैं। वहाँ पे एक ऐसा देश है जो हम लोग बहाली कर रहे हैं उस देश में इमिग्रेशन के लिए भी और पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और जितने भी डिजास्टर हुए हैं उसको जाने के लिए एक टास्क फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने रेंटेड कोठी ले रखी थी और इस तरह से ये पूरा एक स्कैम चल रहा था, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग भी चल रही। पुलिस को इस बात की सूचना विश्वस्त सूत्रों से मिलती है, फिर यह केस इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर जांच के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज विश्वस्त सबूतों के साथ पुलिस को ये इन्फॉर्म करती है कि इनके द्वारा ये चलाए गए रैकेट पूरी तरह से झूठे रैकेट हैं और देश के मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटा जा रहा है। इसमें कंप्लेंट नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जो लोगों ने पैसा जमा किया था वो इस आस उम्मीद में थे कि कभी तो मेरा नंबर आएगा, हम चले जाएंगे। कुछ लोगों ने उम्मीद छोड़ के चले गए कि अब क्या कर सकते हैं। वैसे पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन पुलिस को सूचना मिली और इस विश्वस्त सूचना के बेसिस पे रेड पड़ी और उन्हें अरेस्ट किया गया। पुलिस द्वारा अपराध के संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अरेस्ट अकॉर्डिंग टू सस्पिशन, मतलब शक की बुनियाद पे जांच बैठी और तथ्य सामने आए और अरेस्ट किया गया। इसमें भी कंप्लेंट नहीं है किसी की। देखिए, ये दिल्ली के साइबर क्राइम थाने की घटना है जिसके 2 सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया गया। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो लोगों का पैसा ठगते रहते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग साइबर क्राइम पोर्टल के थ्रू भारत के नागरिक रिपोर्ट करते रहते हैं। जब उसकी जांच होती है और साइबर क्रिमिनल्स पकड़ाते हैं, बैंक अकाउंट पकड़ाते हैं, तो उसमें से पैसे लॉक करके फिर वो रिकवरी होती है और जो जिनके पैसे ठगे गए हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने के बाद एक जुडिशियल ऑर्डर इशू होता है। जैसे उसके बाद वो पैसे
लौटाए जाते हैं। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। इन दोनों सब इंस्पेक्टर ने एक रैकेट रच रखा था जिसमें फेक अकाउंट पे पैसा जो कि एक जिन्विन विक्टिम को जाना था, जिसके पैसे ठगे गए थे, उसको न जाके इनके अकाउंट में जा रहा था। सस्पिशन कैसे पैदा हुआ कि 19 मार्च से ये लोग ड्यूटी पे आना बंद कर चुके थे। फिर उसके बाद से इंटरनल ऑडिट हुआ। ऑडिट इस चीज का था कि जितने केसेस सॉल्व हुए, जितने जुडिशियल ऑर्डर निकले हैं, उतने पैसे गए या नहीं। जुडिशियल ऑर्डर झूठे सच्चे और कुछ फेक दिखे और कुछ नहीं थे, लेकिन पेमेंट चली गई अलग अलग अकाउंट में, जिसके वो ओनर नहीं थे, वो लोग जो कि विक्टिम थे। अब ये किसके अकाउंट में गया है पैसा, ये पुलिस परेशान। इस पे जांच बैठी। जांच बैठने के बाद टास्क फोर्स बैठी। टास्क फोर्स का कंस्टिट्यूशन हुआ और टेक्निकल सर्वाइलेंस को दिया गया। टेक्निकल सर्वाइलेंस ने इस सारे मामले को, पूरे नेटवर्क को, एक एक डेटा ट्रांसफ़र और एक एक कॉल रिकॉर्ड्स और एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट और कुछ एरियाज़ में रेड मारने पे ये सब इंस्पेक्टर दोनों अरेस्ट हुए और इनके साथ में मिले हुए कुछ और संगठन के लोग भी अरेस्ट हुए। तो यहाँ पे अरेस्ट का ग्राउंड जो है टेक्निकल सर्वाइलेंस द्वारा प्राप्त फैक्ट्स ऑफ द मैटर, सबूत और ऑडिट की रिपोर्ट, बाद में उनका कन्फेशन है, जिसकी बेसिस पे उन्हें सजा लिखाएगी। प्रोसिक्यूशन यानी कि गवर्नमेंट के जो वकील होंगे इन तथ्यों को सामने रखेंगे न्यायपालिका के सामने और प्रॉपर सजा लिखाएगी। इसलिए 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। अरेस्ट फॉर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस या अरेस्ट के लिए 3 चीजों का पुलिस के पास में होना जरूरी है और जिसे वो कोर्ट में पेश करना होगा। जब केस कोर्ट में जाएगा एफआईआर स्टेज के बाद, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया, क्या अगर सस्पिशन के बेसिस पे किया, संदेह के बेसिस पे किया गया, किस बेसिस पे ये संदेह था, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, किसने ये इंफॉर्मेशन दी, कितना रिलायबल सोर्स है, कितना भरोसा कर सकते हैं, सोर्स कौन है, इसका भी जगजाहिर करना होगा कोर्ट में और बताना होगा। या फिर तीसरा, कॉम्प्लेंट, किस नेचर की कॉम्प्लेंट है, किसने कॉम्प्लेंट की, क्या कॉम्प्लेंट की, किस तरह के अपराध की कॉम्प्लेंट है, उस कॉम्प्लेंट के सपोर्टिव क्या एविडेंसेस हैं और सारे फैक्ट ऑफ द मैटर। आइए चलते इस चीज को भी देख लें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS सेक्शन 37 सब सेक्शन 5 क्या कहता है। अगर आपको पुलिस द्वारा नोटिस इशू हुई है, मैं समझा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, अगर आपको पुलिस द्वारा नोटिस इशू हुई है किसी के कंप्लेंट के बेसिस पे या किसी संदेह के बेसिस पे या किसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, तो आपको, जब तक आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट कर रहे हैं और उस नोटिस पे आप जवाब दे रहे हैं, आपने इग्नोर नहीं किया है, आप भाग नहीं रहे, तो आपको अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस को नहीं है इस सेक्शन के अंतर्गत। अगर ये फिर भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो एक अच्छा लीगल डिफेंस सिस्टम इस अरेस्ट को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, जिसके ऊपर आपकी बेल की डिमांड की जा सकती है या फिर आपके ऊपर एफआईआर की क्वेश्चन की डिमांड की जा सकती है उच्च न्यायालय से। पुलिस का नोटिस मिला, अब क्या करें? लेकिन अगर आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया या आप पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो पुलिस को फुल पावर है अरेस्ट करने की। ये चीज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS सेक्शन 37 सब सेक्शन 6 में मेंशन है। अगर पुलिस ने ये तथ्यों के साथ कोर्ट के सामने ये बात रख दी और वैलिड प्रूफ दिए कि आपकी तरफ से कोऑपरेशन नहीं था, नोटिस के कॉम्प्लायंसेस नहीं थे, नोटिस के रिस्पॉन्स में आप एक्ट नहीं कर रहे थे पुलिस के, तो वो ऐसी अरेस्ट वैलिड अरेस्ट है। कई बार आपको अरेस्ट की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, इवन आपके पारिवारिक विवाद अगर चल रहे हैं। पारिवारिक विवाद में भी कई झूठे सच्चे इल्जाम लगाए जाते हैं। एक केस द्वारका कोर्ट का है जिसमें बेल दी गई माननीय न्यायाधीश द्वारा, लेकिन जुडिशरी भी इस चीज को मानती है कि रिश्तों का म्यार कितना गिर गया है और बड़ा ही शायराना अंदाज में बेल देते हुए
जस्टिस साहब ने कहा, क्या शेर कहा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं थोड़ा सा केस की समरी बता दूं। माँ बेटे के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा था। बेटा क्लेम करता है कि मेरे माँ से मधुर संबंध है और मैं इस प्रॉपर्टी में आता जाता हूँ और ये इसमें मैं भी को शेयरर हूँ। माँ ने क्लेम कर रखा था सिविल को सूट में कि ये सारे दस्तावेज वगैरह इलीगली इसने ले लिए हैं और इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, और पुलिस में एफआईआर लिखवाई। एफआईआर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की थी, लेकिन इसमें अरेस्ट हो सकते थे। अरेस्ट की डिमांड की गई कि कोर्ट एक अरेस्ट का वारंट इशू करे। जब माँ बेटों के इस पूरे तथ्यों को पुलिस प्रोसिक्यूशन की तरफ से थी, यानी कि माँ की तरफ से, डिफेंडेंट जो थे वो बेटा थे। जब तथ्यों को देखा तो बेटा को बेल ग्रांट कर दिया कोर्ट ने। बेल ग्रांट करते करते जस्टिस साहब ने शेर पढ़ दिए। बड़ा ही अच्छा शेर है, सुन लीजिए। मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए, मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए, कुछ ही अपने थे बाकी वो भी अब बेगाने हो गए। बन के कृष्ण अब किसी को आना होगा, सड़ते लड़ते बिगड़ते रिश्तों को बचाना होगा। न जाने ये जंग और कितनी महाभारत लाएगी, न जाने ये जंग और कितनी महाभारत लाएगी, आखिर कितनों को सलाखों के पीछे ले जाएगी। रिश्तों के और संबंधों के जो आयाम हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, वो इतने गिर गए हैं। क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स, फेक क्लेम्स, झूठे क्लेम्स, और ये सारी चीजें लिटिगेशन के थ्रू कोर्ट में पहुंच रही हैं, जिससे कि कोर्ट में केसेस के भी काउंट्स काफी बढ़ गए हैं। लेकिन एक चीज आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम समझाएंगे, झूठी कंप्लेंट, झूठे केसेस, फ्राइओवलस केसेस एक क्राइम है और पनिशेबल क्राइम है। और अब तो भारतीय न्याय संहिता आने के बाद तो ये तो बहुत ही सख्त पनिशेबल क्राइम है। तो कृपया आप झूठे क्लेम्स न डालें और झूठे काउंटर क्लेम्स न डालें। अगर आप डालते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा अगर एक कॉम्पिटेंट लीगल टीम है अपोनेंट के पास, और द मैटर ऑफ फैक्ट्स पे केसेस डिसाइड होते हैं, झूठी सच्ची अफवाहों पे नहीं। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी थे जब अपनी नौकरी में थे, अब रिटायर्ड हैं, उन्होंने एक, उनका नाम विक्रम सिंह, डीजीपी विक्रम सिंह, काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़िला के वो एसएसपी और आईजी बन के रहे। जब वो नए नौकरी पे गए थे तो काफ़ी पहले की बात है, तो उस समय एक थाने पे इंस्पेक्शन पे गए तो वहाँ थानेदार को दीवान जी कहते थे। तो दीवान जी के बारे में बात पता लगी कि यहाँ एफआईआर लिखने का तरीका ही कुछ अलग है। 3 तरह की कलम होती है, एक सेठे की कलम है, एक चांदी की कलम है और एक सोने की कलम है। सेठे की कलम से मतलब एफआईआर वही लिखी जाएगी जो आप बोलेंगे। अब कॉम्प्लेनेंट अगर कुछ बोल रहा तो उसको तो लीगल कोई नॉलेज है नहीं। 2 बात सच है तो 4 बात झूठी भी लिखी जाती है। दिल की भड़ास में, वेंडेटा में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी छोड़ दिए जाते हैं। फिर चांदी कलम है तो अगर कुछ दीवान जी खुश हुए तो चांदी की कलम से लिख रहे हैं तो उसमें कुछ वो ठीक कर देंगे पुलिस वाले, उसका फॉर्मेट वगैरह कुछ सेक्शंस डाल देंगे। फिर सोने की कलम से लिखी जाएगी एफआईआर। तो कहा जाता था कि इस जो दीवान जी हैं अपने ज़िंदगी का पूरा एक्सपीरियंस उसमें डाल देंगे। तो कहते थे कि फिर तो ये कहीं बचेगा नहीं आपका जिसके ख़िलाफ़ आप एफआईआर कर रहे हैं। तो ये उस समय की बात थी जिस समय कानून की इतनी जानकारी नहीं थी, लोग ग्रामीण एरिया में पढ़ाई नहीं करते थे और एक तरह से दीवान जी को भगवान का रूप मानते थे। एविडेंस क्या होता है, ड्यूरेबल एविडेंस क्या होता है, लीगल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे की जाती है, रिटन स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है,
इन सब चीज़ों की बेचारों को नॉलेज नहीं थी। तो न्याय तो उसी पे चलेगा ना जो फैक्ट्स ऑफ द मैटर आप डिफेंस में देंगे। अब आज पॉसिबल नहीं है। अगर कोई फ्राइवलस एफआईआर लिखी जाती है तो उसको काउंटर करने के क्या स्टेप्स हैं, यह हम अगले एपिसोड में आने वाले इसी सीरीज़ में हम बताएंगे। यह हमारी बेल सीरीज़ है और ना कोई ऐसी सेठी की कलम होती है, ना चांदी की कलम और ना सोने की कलम। फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स के ऊपर अरेस्ट पॉसिबल है, फैक्ट्स के ऊपर अरेस्ट इलीगल भी हो जाती है और फैक्ट्स के ऊपर आपको बेल भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी लीगल सलाह की ज़रूरत है, कानूनी मशवरे की ज़रूरत है, तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए, हमसे चैट द्वारा कनेक्ट होएं। हमारे लीगल एक्सपर्ट आपके प्रश्न का जवाब देंगे। बस हमारी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, आप अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी सही बताएंगे। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कॉन्फिडेंशियल है, इसकी चिंता ना करेंगे। महिलाओं के लिए और महिलाओं के अपराध के लिए हम फ्री लीगल एड देते हैं। अगर आप पॉक्सो केस में या चाइल्ड एब्यूज़ के केस में लिप्त हैं, अभियोगी हैं, तो कृपया आप हमारे पास न आएं, क्योंकि हम मदद नहीं करेंगे। हम विक्टिम की मदद करते हैं ऐसे केसेस में, वो भी फ्री। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए, और इंतज़ार करें, जल्दी हम आ रहे हैं दूसरा एपिसोड लेके। नमस्कार।